नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंदी प्रभा यूट्यूब चैनल और मैं हूं एम शंकर जोशी। अब तक हमने संधियों के विभिन्न प्रकार पढ़े हैं। आज व्यंजन संधि का एक नियम लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। यहाँ पर देखिए, क च ट त प के पश्चात कोई स्वर हो तो क च ट त प अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाते हैं। पहले आप इस परिभाषा को समझ लीजिए कि ये जो 5 ध्वनियां हैं इनका विशेष महत्व है। इसके पश्चात कोई स्वर हो तो ये ध्वनियां अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाती है। इन चीजों का आप अच्छी तरह समझ लीजिए। नियम क्या कहता है? क च ट त प यानी कि वर्गीय व्यंजनों की पहली ध्वनियां। पिछले नियम में भी हमने ये पढ़ा था कि क च ट त प क के बाद में तीसरा चौथा यर लव ये अगर व्यंजन हो तो क च ट त प अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाते हैं। ये उससे मिलता जुलता नियम है। इसमें थोड़ी सी भिन्नता ये है कि इस वर्गीय व्यंजन की पहली ध्वनि के बाद कोई स्वर हो। स्वर का मतलब क्या? आ ई उ ये स्वर है। इन स्वरों में से कोई भी ध्वनि आ जाए दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि के रूप में, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि के रूप में इन 5 ध्वनियों में से कोई एक ध्वनि होगी और वो ध्वनि सदैव इस प्रकार अलंत होगी। अलंत होने का मतलब भी अपने आप में व्यंजन होना है। अब उसके बाद में कोई स्वर हो तो बदलाव क्या होगा? क च ट त प अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाते हैं जो यहां लिखे हुए हैं। आप देखिए, क का तीसरा व्यंजन ग है, च का ज है, ट का ड है, त का द है, प का ब है। ये व्यंजन अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदलेंगे। दूसरे वर्ग के व्यंजनों में परिवर्तन नहीं होगा। अपने ही वर्ग का तीसरा, क वर्ग का तीसरा ग है, क ख ग घ ङ 5 ध्वनियां हैं, इनमें तीसरा ग है। उसी प्रकार च अपने आप में एक अलग वर्ग है। मैंने आपको बता दिया इनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं क्योंकि उच्चारण स्थानों के आधार पर इनके 5 अलग अलग वर्ग बने हुए हैं। क वर्ग कंठ स्थान, च वर्ग तालु स्थान, त वर्ग दंत स्थान, ट वर्ग मूर्धा स्थान और प वर्ग ओष्ठ स्थान। इस प्रकार से उच्चारण स्थानों के आधार पर इन 25 ध्वनियों के अलग अलग 5 वर्ग बने हुए हैं। और क वर्ग का तीसरा व्यंजन ग, च का ज, ट का ड, त का द, प का ब। ये आपको व्यंजन संधि में अच्छी तरह याद रखना होगा, समझना भी होगा। अब आप उदाहरणों के द्वारा इस बात को समझ लीजिए। परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी और न भी आई है, एक बार फिर आप अच्छी तरह इसको समझ लें कि पहले किसी भी वर्ग की पहली ध्वनि के बाद में स्वर हो तो पहली ध्वनि तीसरी ध्वनि में बदल जाती है। ये परिभाषा है। अब यहां पर आप देखिए कि शब्द यहां पर देखिए वाक और ईश। यहां क है, इस ध्वनि में ये क है और ये स्वर है। क के बाद में स्वर आया तो ये क बदल जाएगा ग में और क ग में बदलकर और ये पीछे वाली जो मात्रा इसमें है ये लग जाएगी। यहां पर जो स्वर होगा उस स्वर की मात्रा इस ग में लगेगी। वाक, ये पहले जब क ग में बदलेगा तो क अलंत होगा, लेकिन बाद में स्वर होने के कारण उसकी मात्रा लगकर ये इस प्रकार से वाक और ईश, वागीश, वाक ईश वागीश। यहाँ है दिक और अंत, यहाँ स्वर है ये क है तो ये क ग में बदलकर और इस अ की मात्रा उसमें लगेगी और दिगंत शब्द बनेगा। क बदल जाएगा ग में क्योंकि क वर्ग का तीसरा व्यंजन ग है। यहां आप देखिए जगत ईश, तो यहां पर है त के बाद में स्वर आया, ये त है, यहां स्वर है तो त के बाद में जब स्वर आता है तो त अपने वर्ग के तीसरे यानी इस द में बदलता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों बदलता है? ये पिछले नियम में मैंने आपको बताया था, वही बात इसमें भी है क्योंकि सभी स्वर घोष है। क च ट त प ये 5 ध्वनियां अघोष है और अघोष के बाद में जब घोष ध्वनि आती है तो अघोष ध्वनि का परिवर्तन भी घोष ध्वनि में हो जाता है। मैंने आपको पिछले नियम में ये बात बताई थी कि अघोष ध्वनियों की तुलना में घोष ध्वनि जो है वो ज्यादा मजबूत ध्वनि मानी जाती है, ज्यादा प्रबल ध्वनि मानी जाती है और कमजोर ध्वनि को अपने समान बना लेती है निकट आते ही। अब आप यहां देखिए चित्त और आनंद, तो यहाँ त है, यहाँ अ है। इस त के बाद में अ आने से ये द बन गया और त और आ मिलकर दा, चिदानंद। त का द बनकर पीछे जो आ का स्वर है इसकी मात्रा इसमें आ जाएगी। यहाँ है दिक और अंबर, तो क का तीसरा व्यंजन ग है, क
क वर्ग का तीसरा व्यंजन ग है, तो ये क जो है ग में बदलेगा और ये जो शब्द बनेगा वो होगा दिगंबर। क ग में बदलकर अ की मात्रा स्वीकार करेगा, ग्रहण करेगा और दिगंबर बनेगा। यहां जगत और अंबा, तो त के पीछे स्वर आने से ये त अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन द में बदलकर और यहां होगा जगदम्बा, त का द बन जाएगा। यहां ट है, यहां अ है, तो आप देखिए ट का तीसरा व्यंजन ये ड है, तो ट जो है वो ड में बदलेगा और फिर उसमें अ मिलकर और ये सड़ंग ऐसे हो जाएगा। सठ अंग का मतलब 6 अंग, 6 अंगों की कोई भी चीज हो तो वो उसको सठ अंग कहते हैं। यहां पर ट और अ मिलकर ड बन गया। यहां आप देखिए अच अंत, तो ये च जो है इसके पीछे अ आने से च का जो है वो ज बन गया। च का तीसरा व्यंजन कौन सा है? च वर्ग का ज है। यह आपको ध्यान रखना है कि क सदैव ग में बदलेगा, च सदैव ज में बदलेगा, ट सदैव ड में और त सदैव द में और प सदैव ब की ध्वनि में परिवर्तित होगा, यानी अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदलेंगे। यहां च का ज बन जाएगा और शब्द बन जाएगा अजंत। अच अंत, अच का मतलब स्वर होता है, अल का मतलब व्यंजन होता है, अच का मतलब स्वर होता है। अच अंत का मतलब जिसके अंत में स्वर हो, अलंत ना हो, व्यंजन ना हो, उसको अजंत कहते हैं। अब यहां देखिए आप सठ और आनंद, तो यहां ट के बाद में आ स्वर आया तो ट का जो है वो ड बनकर और पीछे आ की मात्रा लगने से यहां पर जो शब्द बना वो हो गया षडानंद। तो इस प्रकार से आप समझिए इस बात को कि प्रथम ध्वनि के बाद में कोई स्वर आ जाता है, वर्गीय व्यंजनों की पहली ध्वनि क, च, ट, त, प, ये अपने वर्ग की पहली ध्वनि है, ये ध्वनि अघोष है। इसके बाद में कोई स्वर आ जाता है, स्वर घोष है, तो क, च, ट, त, प अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।